हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी को जेनेटिक्स भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, इसमें तीन टर्म या तीन शब्द हम मुख्य रूप से काम में लेंगे। सबसे पहले आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण क्या है? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, या ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, ये है आनुवांशिक लक्षण। जैसे हम सभी में अपने दादा, नाना, मामा से जो लक्षण प्राप्त हुए, उनमें से कुछ ना कुछ लक्षण हम सभी में मिलते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। दूसरी चीज आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी नाम सुना होगा आपने। हेरिडिटी, हेरिडिटी शब्द हेरिडियोटा से बना है। हेरिडियोटा, हेरिडिटी शब्द हेरिडियोटा से बना है, जिसका अर्थ होता है धरोहर का टुकड़ा। धरोहर का टुकड़ा। तो देखिए, आनुवांशिकता या हेरिडिटी शब्द सबसे पहले 1863 में हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। हर्बर्ट स्पेंसर, ये वर्षन कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया। तो हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले आनुवांशिकता शब्द दिया, जिसे हेरिडिटी भी कहते हैं। और हेरिडिटी का अर्थ होता है धरोहर का टुकड़ा। धरोहर का मतलब आप जानते हैं, जो हमें पूर्वजों से या पुश्तैनी रूप से प्राप्त होती है, वो होती है धरोहर। तो आनुवांशिकता का अर्थ है आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने को आनुवांशिकता कहते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो तो कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण, और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना ये कहलाता है आनुवांशिकता। और थर्ड चीज़ है इसमें आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स क्या है? ये विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाती है। और जेनेटिक्स शब्द जीन शब्द से बना है। जेनेटिक्स शब्द जो है वो जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है टू बिकम ग्रो। टू बिकम ग्रो यानी वृद्धि करना। जीन शब्द से बना है जेनेटिक्स, जिसका अर्थ होता है टू बिकम ग्रो। और जेनेटिक्स शब्द जो है सबसे पहले बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। बेटसन 1905 में बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया है। जेनेटिक्स शब्द याद रखिएगा। और जीन शब्द जो है वो जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। जोहानसन ने 1909 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। जीन शब्द जॉनसन ने दिया है और जेनेटिक शब्द बेटसन ने दिया है। और जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से ही हुई है। इस जीन को मेंडल ने कारक कहा है। जीन को मेंडल ने कारक कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि मेंडल ने जीन को क्या या किस शब्द से पुकारा था। तो मेंडल ने जीन को कारक कहा था। मेंडल कौन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जीनों के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीन विनिमय। 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जीन विनिमय जो गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है, अर्धसूत्री विभाजन में ये पढ़ा होगा आपने 9th में। तो जीन विनिमय के कारण ही वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिसमें आधे लक्षण माता के, आधे लक्षण पिता के, यानी आधे जीन माता से और आधे जीन पिता से आते हैं। आधे गुणसूत्र, जैसे हमने बताया था पिछले चैप्टर में आपको कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, जिनमें से 23 जो है
वो नर से यानी पिता से, और 23 जो है वो मादा से आते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मेंडलवाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा इसमें। मेंडलवाद क्या है? आनुवांशिकता का जनक कहते हैं मेंडल को, ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अब मेंडल के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेंडल का जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया जिसे पूर्व में चेकोस्लाविया कहते थे, वर्तमान नाम इसका ऑस्ट्रिया है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ कस्बे के सिलिसियन गांव में हुआ था। ऑस्ट्रिया का एक कस्बा है हेजेनडार्फ, इसका एक गांव है सिलिसियन, वहाँ मेंडल का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ कस्बे के सिलिसियन गांव में, जैसे हमारा राजस्थान में कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई गांव है, उस टाइप से मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडार्फ कस्बे के सिलिसियन गांव में हुआ था। एक गरीब किसान परिवार में मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल ने 1842 में फिलोसॉफी में या दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की, और इसके बाद फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की 1842 में। इसके बाद वो 1843 में ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रून, वहाँ एक चर्च में पादरी बन गए। पादरी यानी क्रिश्चियन लोगों में जो फादर होते हैं, वो 1843 में ब्रून जो चर्च है वहाँ पर ये फादर बन गए। इसके बाद मेंडल ने वहाँ पर ही चर्च में ही मटर के पौधे पर प्रयोग किया। अब देखिए 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। गार्डन पी, जिसे पाइसम सेटाइवम नाम से जाना जाता है, पाइसम सेटाइवम, ये मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है, गार्डन पी का, उद्यान मटर का। और एक होता है जंगली मटर। जंगली मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस, ये जंगली मटर है, और ये उद्यान मटर है पाइसम सेटाइवम। हमें ये ध्यान रखना है, पाइसम सेटाइवम ध्यान दोनों रखने हैं, लेकिन ये हमें याद करना है कि पाइसम सेटाइवम जो है उद्यान मटर का नाम है। इसके बाद 1865 में इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक संस्था है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष एक शोध प्रस्तुत किया उन्होंने अपने प्रयोग का 1866 के अंदर। ये क्रम से आपको बता रहा हूँ मैं कंप्लीट। 1866 में एक बुक है वार्षिकी नाम की पुस्तक में मेंडल का जो प्रयोग है वो पादप संकरण के प्रयोग इस नाम से मेंडल का प्रयोग प्रकाशित हुआ। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक संस्था है, जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बुक चलती है जैसे विज्ञान की, तो ये वार्षिकी होगी, और उसमें एक पार्ट है आनुवांशिकी, तो उस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री संस्था है, उसमें वार्षिकी नामक बुक में पादप संकरण के प्रयोग नाम से मेंडल का प्रयोग प्रकाशित हुआ। लेकिन उस वक्त के जो प्रमुख वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, और उसी वक्त 1869 में डार्विन की एक बुक आई थी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की बुक का नाम है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की बुक आई थी, या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो सभी जो प्रमुख वैज्ञानिक थे उनका जो ध्यान था वो डार्विन की बुक की तरफ था। और एक रुडोल्फ विर्चो उस टाइम के फेमस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ओमनिस सेलुलाई सेलुली सिद्धांत दिया था, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो उन्होंने इस प्रयोग को नकार दिया। कार्ल नेगेली ने, रुडोल्फ विर्चो ने, डार्विन ने, इन्होंने मना कर दिया कि ये प्रयोग सही नहीं है। तो मेंडल को बहुत गहरा धक्का लगा, और 6 जनवरी 1884 में
6 जनवरी 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। उस वक्त वो क्रोनिक नेफ्राइटिस, किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। क्रोनिक नेफ्राइटिस इस डिजीज से पीड़ित थे और मेंडल की 6 जनवरी 1884 को डेथ हो गई एक गुमनाम वैज्ञानिक के रूप में। तो ये एक बहुत ही सुनहरे अध्याय का बहुत दुखद अंत हुआ। लेकिन बाद में 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। 1900 में 3 प्रमुख वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के, या आपको याद रखना है, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, ह्यूगो डी ब्रीज। जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक। इन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में बताया। मेंडलवाद की पुनर्खोज। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देशों के थे, लेकिन एक ही समय ये एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, जिस निष्कर्ष के बारे में मेंडल पहले ही बता चुके थे। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। ये क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर में आता है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कंठस्थ याद करें। लेकिन ये देखिए कितना एक अजीब संयोग था कि 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, इन्होंने अलग अलग प्रयोग करते हुए एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे। उस निष्कर्ष के बारे में मेंडल पहले ही बता चुके थे। तब उसके बाद मेंडल को जाना गया और मेंडल के प्रयोग को सराहा गया, लेकिन तब तक मेंडल हमारे बीच नहीं थे। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण थे। मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। मेंडल की सफलता के कारण, नाइट और गोस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इससे पहले प्रयोग किए थे, लेकिन उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। और भी कई वैज्ञानिक थे, लेकिन वो असफल हो गए। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था कि उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो एक साथ कई लक्षणों को लेकर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरी चीज़, उन्होंने सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण रखा। यानी जो प्रयोग वो करते जा रहे थे उन्हें नोट आउट करते जा रहे थे और कंप्लीट डिटेल रख रहे थे उसकी। और तीसरी, उन्होंने पादप का चयन जो किया वो बिल्कुल सटीक चयन किया। दूसरे वैज्ञानिक दूसरे पौधों पर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मटर के पौधे को चुना जो उनकी सफलता का मुख्य कारण बना। तो ये मेंडल की सफलता के कारण थे कि एक ही लक्षण की वंशागति का एक साथ अध्ययन कर रहे थे, सभी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण रखा, और तीसरा पादप का चयन, उन्होंने पादप का चयन बिल्कुल सटीक किया। इसके बाद देखिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो हम देखते हैं मटर का पौधा क्यों चुना उन्होंने। मटर के पादप के चयन का कारण, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। पहली चीज़, ये 1 वर्षीय शाक होता है। 1 वर्षीय शाक का मतलब होता है छोटे, बिल्कुल छोटे पौधे। 1 वर्षीय शाक होता है, यानी एक ही वर्ष में इसकी फसल प्राप्त की जा सकती है और कई बार प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 वर्षीय शाक होने के कारण कम जगह में इसे लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों पुष्प एक साथ उपस्थित होते हैं, जिससे इसमें स्वपरागण किया जा सकता है। स्वपरागण का मतलब होता है उस पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को निषेचित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। एक पुष्प है, उसके पुंकेसर यानी नर भाग उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को यानी मादा भाग को निषेचित कर दे, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और इसके अलावा इसमें आसानी से परपरागण किया जा सकता है।
जो मेंडल ने किया था। परपरागण का मतलब है किसी दूसरे पुष्प के पुंकेसर से या पराग कणों को उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराना, तो ये होता है परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण दोनों आसानी से किया जा सकता है। तीसरी चीज़, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षणों के जोड़े होते हैं, यानी अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण के जोड़े उपस्थित, यानी अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में। अब कौन कौन से लक्षण हैं उनके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा विपुंसन के द्वारा इसमें कृत्रिम रूप से परपरागण किया जा सकता है। विपुंसन का अर्थ होता है कि नर भाग को मेंडल ने कवर कर दिया, ढक दिया, और मादा भाग पर बाहर से किसी दूसरे पुष्प के परागकण लाकर उसको निषेचित किया। तो ये क्रिया कहलाती है विपुंसन, यानी नर को ढकने के बाद किसी दूसरे पुष्प के परागकणों को उस वर्तिकाग्र पर डाला, तो ये क्रिया होती है विपुंसन। इसके बाद है मेंडल ने कितने लक्षणों का चयन किया और कौन कौन से लक्षण थे। उन्होंने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग के लिए चुनाव किया। उन्होंने प्रयोग के लिए चुनाव किया, सिलेक्शन किया। अब कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले पादप की ऊंचाई, दूसरी है पुष्प की स्थिति, तीसरी चीज फली की आकृति, चौथा फली का रंग, पांचवा पुष्प का रंग, छठा बीज की आकृति, और सातवां है बीज का रंग। अब देखिए, इन्हें 2 भागों में बांटा है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अभी बताऊंगा मैं आपको प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो प्रकट होते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो इनके प्रभाव के कारण प्रकट नहीं हो पाते। F1PD में अभी क्या होती है, F1PD, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्रभावी लक्षण क्या है? जैसे पौधे का लंबा होना, ये प्रभावी लक्षण है। पौधा लंबा होगा या बोना होगा, तो बोना अप्रभावी लक्षण है, लंबे के सामने छिप जाता है। दूसरा है कक्षीय पुष्प की स्थिति, या तो कक्ष में लगेगा वो, या अग्रस्त का मतलब टिप पे लगेगा। तो कक्षीय जो है वो प्रभावी स्थिति है, अग्रस्त जो है अप्रभावी स्थिति, यह आपको ध्यान रखना है। फली की आकृति या तो फूली हुई होगी या संकीर्णित होगी। संकीर्णित का मतलब सिकुड़ी हुई होगी, तो ये सिकुड़ी हुई स्थिति जो है वो अप्रभावी है। फली का रंग हरा है तो वो प्रभावी लक्षण है, पीला है तो वो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी है तो वो प्रभावी है, सफ़ेद है तो वो अप्रभावी है। बीज की आकृति गोल है तो वो प्रभावी लक्षण है, और झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग पीला है तो वो प्रभावी है, और हरा है तो वो अप्रभावी है। तो ये 7 लक्षण आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए कि कौन कौन से लक्षण है, प्रभावी कौन से हैं और अप्रभावी कौन से हैं। अगर आपको पूरे परफेक्ट नंबर लाने हैं तो आपको ये कंठस्थ याद करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आनुवांशिकी शब्दावली। जो हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी टर्म काम में आएगी, कौन कौन से शब्द काम में आएंगे, तो उन शब्दावलियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जीन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जीन को मेंडल ने कारक कहा था, और जीन शब्द जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। और जीन क्या है? जो किसी भी लक्षण को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर या पादप के अंदर किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता है, वो जीन है। आनुवांशिक लक्षणों को जो कंट्रोल करता है वो जीन है। और मेंडल ने इसे कारक देखिए, जीन क्या है? जीन जो है आनुवांशिक लक्षणों को कंट्रोल करता है, और मेंडल ने इसे कारक कहा है। और जीन शब्द जो है वो जॉनसन ने दिया, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं युग्म विकल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, युग्म विकल्पी, जिसे एलील भी कहते हैं।
एलील किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। यह आपको याद रखनी परिभाषा। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप एलील कहलाते हैं। जैसे पादप है तो वो या तो लंबा होगा या बौना होगा। ये इसके विपर्यासी रूप है, दो रूप है पादप के। किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप जो है वो एलील कहलाते हैं। जैसे कोई एलील है, जीन के दो रूप बताया मैंने आपको, लंबा होगा या बौना होगा। अगर लंबा है तो लंबे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और बौने को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। यह भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या चीज़ है? समयुग्मजी, समयुग्मजी का अर्थ है किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील अगर समान हो, अभी ये अलग अलग है, अगर समान एलील है, जैसे ये कैपिटल टी टी तो ये समयुग्मजी है, या स्मॉल टी टी तो ये समयुग्मजी है। किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दोनों एलील समान हो तो समयुग्मजी, और किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील असमान हो तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी का उदाहरण है। इसके बाद एक स्पेशल टर्म है जो कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, फिनोटाइप, जिसे हिंदी में लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ है किसी भी जीव का या किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति यानी वो जीव बाहर से कैसा दिखाई देता है, किसी भी जीव का जो बाह्य स्वरूप है या बाह्य प्रतीति है उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा प्रकट हो रहा है या बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो उसका फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है। एक शब्द है जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जीनोटाइप का अर्थ है किसी भी जीव की आनुवांशिक संरचना, जो आनुवांशिक रचना है उसकी, किसी भी जीव की आनुवांशिक रचना, उसे कहते हैं जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा प्रतीत हो रहा है वो उसका फिनोटाइप है, लेकिन अंदर उसमें क्या क्या खामियां है वो उसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप का अर्थ होता है आनुवांशिक संरचना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी का फिनोटाइप टीटी, अब इसमें आपको केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे, ये चीज़ मैं आपको आगे बता दूंगा, तो आप ये याद रखें यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके बाद हम देखते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। प्रभावी लक्षण यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर पाता है, वो लक्षण कहलाता है। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, अप्रभावी, ऐसे लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी। इसके बाद एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण का मतलब है एक ही लक्षण को लेकर अगर क्रॉस किया जाए, एक लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाए और उसकी वंशागति का अध्ययन करें, यानी एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो वो है एक संकर संकरण। एक होता है द्विसंकर संकरण। द्वि का मतलब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो तो द्विसंकर, आप नाम से समझ गए। द्विसंकर संकरण का मतलब है दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो। त्रिसंकर यानी तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो। बहुसंकर यानी कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो तो बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण का मतलब कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्म अब मैं आपको बता रहा हूँ जो जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण जिसे
टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करते हैं। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से किया जाता है, अप्रभावी जनक से किया जाता है, उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। अभी आगे मैं इसको विस्तार से समझा दूंगा। ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करते हैं वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। इसके बाद है संकर पूर्व या पश्च संकरण, जिसे बैक क्रॉस भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या है? ऐसा संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों से, F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी दोनों जनकों में से किसी के साथ किया जा सकता है, दोनों जनकों से देखिए संकर पूर्व संकरण या पश्चात संकरण या बैक क्रॉस क्या है? F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी भी जनक के साथ करे, प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ, तो उसे कहते हैं संकर पूर्वज या पश्चात संकरण। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण क्या है? ऐसा संकरण जिसमें कोई पादप है ए, इसको शुरू में प्रारंभ में कैपिटल TT से प्रदर्शित किया और ये प्रारंभ में इसे नर माना गया। दूसरा पादप है बी, इसे शुरू में स्मॉल TT से प्रदर्शित किया गया और इसे मादा माना गया। ठीक है। अगर दूसरे संकरण में इस ए को, दूसरे संकरण में ए को मादा मान लिया जाए और बी को नर मान लिया जाए, तो इस प्रकार का जो संकरण है उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। नाम से पता पड़ा, व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी एक बार जब क्रॉस किया जाए तो ए पादप को नर माना और बी को मादा, और दोबारा अगर क्रॉस किया जाए तो ए को मादा मान लिया और बी को नर, तो इस प्रकार के संकरण को कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी का अर्थ होता है संतान या संतति प्राप्त करने के लिए, जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरित कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। F1PD, जनक के संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1PD कहते हैं। जनक के संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाती है। प्रथम संतानीय पीढ़ी जो जनक के संकरण से प्राप्त होती है, और F1 के संकरण से जो प्राप्त होती है उसे F2PD कहते हैं। तो सबसे पहले जनक, जनक से F1, F1 से F2, जैसे हमारे दादा, दादा से पिता, पिता से हम। इसके बाद एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से जो अनुपात मिलता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर संकरण से जो अनुपात मिलेगा उसे द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो बहुत ईजी चीज़ है। इसके बाद वंशागति के नियम, मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल की वंशागति के कौन कौन से नियम हैं? मुख्य रूप से मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
तो देखिए मेंडल ने वंशागति के मुख्य रूप से 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपीयन का नियम। तो ये इन नियमों के बारे में मैं विस्तार से आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।